welcome back. This side Dr. Sib here, and this is the 7th part of pharmacology. Okay, and अब इसमें हम देखेंगे दिसंबर 2020 में फार्माकोलॉजी में क्या क्या रिकॉल क्वेश्चन थे, तो हमको आइडिया लगेगा एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव में. ओके, चलिए तो देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ये देखिए, एस्प्रिन में इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. डायरेक्ट एस्प्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया था यहाँ पे. ठीक है, ये एस्प्रिन एक्चुअली गाउट से रिलेटेड है, तो गाउट में नहीं देना है क्योंकि ये सीरम यूरिक एसिड बढ़ाता है. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एस्प्रिन का, इट इनहिबिट्स एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल. मतलब ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन रोक देता है. ओके, सो ये इन्फ्लेमेशन वाला टॉपिक जब करेंगे, पहले ही बोला है कि जितने भी एनसेड वगैरह हैं वो इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये यूरिक एसिड का मतलब जो एक्सक्रीशन है रीनल ट्यूब्यूल में नहीं होने देता है, यहाँ से ये ब्लॉक कर देता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू द मदर डिलीवरिंग प्री मेच्योर बेबी फॉर द फीटल लंग मैच्योरेशन. वेरी फेमस क्वेश्चन. ओके, ये एक्चुअली ये गायनी का है ज़्यादातर, बट बिकॉज ड्रग पूछा ना इसलिए फार्मा में रख लिया गया है दोनों जगह ये. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है गाइस, आप कहीं ना कहीं तो पढ़ ही चुके होंगे कि अगर प्री मेच्योर बेबी होने वाला है तो उसके लंग मैच्योरेशन के लिए हम स्टेरॉइड देते हैं. तो स्पेशली डेक्सामेथासोन, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेरॉइड दे रखा था. ओके, मैच्योरेशन ऑफ लंग ऑफ द बेबी. तो अब देखिए, ये बहुत ही दोनों हाइल्ड चीज़ है कि डेक्सामेथासोन इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, 4 डोज होते हैं इसके, 6 mg एवरी 12 आवर में 4 डोजेस दिए जाते होंगे. हर 12 घंटा में 6 mg डेक्सामेथासोन दिया जाता है, जो 4 डोजेज होते होंगे. और बीटामेथासोन के 2 डोजेस दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर, मतलब 12 mg एवरी 24 आवर. मतलब एक दिन में एक इंजेक्शन लगता है बीटामेथासोन का. अगर बीटामेथासोन लगाएंगे तो याद रखने के लिए बीटामेथासोन होता है ना, ए के बाद बीटा मतलब 2 डोजेज, और ABCD, डी में डी आ गया ना, मतलब 4 डोजेज डेक्सामेथासोन की. मे बी नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क. ओके, ये भी काफ़ी हाइल्ड है. ठीक है, ये दोनों देखे टॉपिक ये एक हिसाब से गायनी से रिलेटेड थे और पीडियाट्रिक से. ओके ओके, एक्सपेक्टेड टॉपिक थे, आप पढ़ रहे हैं तो ये समझेंगे. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो गया है, ऑन टेस्टिंग ही वॉज फाउंड टू बी एलर्जिक टू पेंसिलिन जी. पहले ही उससे बोलता आ रहा हूँ, ये रिपीट टॉपिक है, एंटीबायोटिक से पूछा है. ओके, एंटीबायोटिक का है ये क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ लाइकली टू बी सेफ इन दिस पेशेंट. तो बोल रहा है कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो गया है, तो वो टेस्ट करने में पता चला कि वो पेंसिलिन जी से एलर्जी है उसको. तो अब कौन सा ड्रग सेफ़ होगा पेशेंट के लिए. तो देखिए, पहले इसका पूरा बेस समझाता हूँ कि बीटा लैक्टम की एलर्जी की क्या क्या करते हैं हम, क्या क्या होता है. तो बीटा लैक्टम एलर्जी के लिए एक्चुअली 4 ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम होते हैं. ठीक है, एंटीबायोटिक्स जब पढ़ेंगे तो ये पहले ही टॉपिक होता है. इसमें 4 ग्रुप में बीटा लैक्टम में पेंसिलिन आ गया, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम्स. ओके, ये सारे बीटा लैक्टम्स हैं. तो पेंसिलिन ड्रग इंड्स विथ सिलिन, सिफेलोस्पोरिन नेम स्टार्ट विथ सेफ, कार्बापेनम इंड विथ पेनम, जैसे इमीपेनम, मेरोपेनम हो गया. मोनोबैक्टम्स में आता है एजीट्रियोनाम. ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि क्रॉस एलर्जी बिटवीन पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड कार्बापेनम, मतलब क्रॉस एलर्जी होती है. कैसे, जैसे इफ़ ए पर्सन इज़ एलर्जिक टू एमॉक्सिसिलिन, देन वी कैन नॉट गिव एनी अदर पेंसिलिन्स, जैसे एम्पिसिलिन, पिप्रासिलिन, बट नॉट ओनली पेंसिलिन. वी कैन नॉट गिव सिफेलोस्पोरिन एंड कार्बापेनम ड्यू टू क्रॉस एलर्जी. मतलब सीधा सीधा बात यह है कि अगर किसी को पेंसिलिन से एलर्जी है तो ना तो हम उसको सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं और ना ही कार्बापेनम दे सकते हैं. ओके, क्योंकि इसमें क्रॉस एलर्जी देखी गई है. बट ये जो एक ड्रग है एजीट्रियोनाम डू नॉट शो क्रॉस एलर्जी, सो इट इज़ सेफर इन दीज पेशेंट. तो एक्चुअली देखा क्या गया, जो ये मोनोबैक्टम्स में एजीट्रियोनाम ड्रग है, इसमें क्रॉस एलर्जी नहीं, तो ये सेफ़ है अगर वो पेंसिलिन से एलर्जी है तो. ठीक है, तो एजीट्रियोनाम इस बीटा लैक्टम में ऐसा ड्रग है
जैसे कि ज़्यादातर वो ग्राम पॉजिटिव में एक्ट करते हैं, बट ये ग्राम निगेटिव में काम करता है और डू नॉट शो एलर्जी। तो सारे इस ग्रुप के ड्रग देखते हैं कि भाई अजी तेरा नाम तो बता, याद रखना अजी तेरा नाम तो बता, एजीट्रियोनॉम। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर कि सेफ ड्रग होगा, इसमें क्रॉस एलर्जी नहीं होती। अगर पेंसिलिन जी से रिएक्शन है तो एजीट्रियोनॉम हम दे सकते हैं। ये पेंसिलिन वाला टॉपिक था, रिपीट टॉपिक मतलब एंटीबायोटिक से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ए पेशेंट वाज टेकिंग थियोफाइलिन। रिपीट क्वेश्चन, इतना पढ़ते ही तुरंत मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। ए पेशेंट वाज टेकिंग थियोफाइलिन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा आफ्टर स्टार्टिंग अनदर ड्रग, सिम्टम ऑफ थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी अपियरिंग विच इज़ लाइकली ड्रग। ये डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, ये वाला चार्ट आप हर बार देखे होंगे, हर उसमें कहीं ना कहीं ये दिखता रह गया है। तो अगर इजिथ्रोमाइसिन देंगे तो क्या होता है, इजिथ्रोमाइसिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये क्या करते हैं, ये इनिबिटर हैं, CYP को इनिबिट कर देंगे तो ये थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म रोक देगा, तो थियोफाइलिन बढ़ने लगेगा, तो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ओके, और कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जैसे ये क्या करते हैं, CYP को इंड्यूस करते हैं। जैसे स्मोकिंग करने से CYP इंड्यूस हो जाता है, जब इंड्यूस हो जाएगा तो थियोफाइलिन की एक्टिविटी कम कर देगा, तो उससे क्या होगा कि थियोफाइलिन ले भी रहे हैं लेकिन कोई एक्शन हो नहीं रहा अस्थमा में। ओके, तो इंजाइम इंड्यूसर सर ने याद करवाया GPRS। ओके, ये सारे ड्रग इंड्यूसर है, जैसे ग्रीसियोफुल्विन ये एंटीफंगल है, फिनिटोइन, ठीक है, झटके में देते हैं, रिफैम्पिसिन एंटीबायोटिक, स्मोकिंग, इतनी चीज़ें अगर दोगे तो वो CYP को इंड्यूस करेगा, तो थियोफाइलिन की एक्टिविटी घट जाएगी। ओके, ये रिपीट टॉपिक था, देख लो, सेम क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, जाके चेक करना इस सीरीज़ में, तुम्हें बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन, विच इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग इज़ यूज इन डे केयर सर्जरी। सेम क्वेश्चन रिपीट, प्रोपोफॉल आंसर है इसका। ये पूरा वहाँ पे मैंने बताया था कि एनेस्थेटिक डे केयर सर्जरी के लिए हम ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर वाले ये ड्रग देते हैं, जिसमें क्या डॉक्टर से डिस्फ्लोरेन, मिडाजोलम, सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, एल्फेंटानिल, प्रोपोफॉल, ये अपना क्वेश्चन था और ये रिपीट टॉपिक है, जाके देख लेना, ये सेम क्वेश्चन ही पूछा है। ओके, और मीवाक्यूरियम। तो देखो 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए ना डायरेक्ट, अभी इतने देखने में कितने क्वेश्चन, अपन ने 5 क्वेश्चन देखे, 3 रिपीट हो गए। अब देखो छठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम एंड हेलुसिनेशन। 17 या 18 वाले में जाके देखना, ये मैंने अलग से 3 पॉइंट वहाँ लिखे थे, कीटामाइन और सोडियम थायोपेंटेन के बारे में, कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं, रिपीट टॉपिक है। ओके, तो पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम और हेलुसिनेशन कौन से ड्रग्स में देखने को मिलता है, तो कीटामाइन में देखने को मिलता है। ठीक है, कीटामाइन। अब स्पेशल पॉइंट ऑफ कीटामाइन देख लेते हैं, कीटामाइन क्या क्या करता है। तो सर ने कीटामाइन से ही निमोनिक्स बना दिया, के मतलब किड्स, इट इज़ IV एनेस्थेटिक ड्रग ऑफ चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन, मतलब अगर IV देंगे इंट्रावेनस तो बच्चों को ये दिया जाता है कीटामाइन। अगर वो पूछ लेते हैं कि सेफेस्ट ड्रग फॉर हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट अगर पूछ लेता चिल्ड्रन में तो सीवोफ्लोरेन। ओके, के अब ई से इमरजेंस डिलीरियम होता है, इसमें एब्यूजिंग बैड टू द डॉक्टर को गाली वाली देने लगता है, ठीक है ना। और टी से क्या है कीटामाइन में, टी से क्या है थैल्मो कॉर्टिकल जंक्शन में डिसोसिएसी एनेस्थीसिया, मतलब वो लॉस्ट हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ। ए से ये एनाल्जेसिया भी काम करता है बिकॉज इट इनहिबिट्स थैलमस। एम से मील के बाद भी इसको दिया जा सकता है। ओके, आई मतलब इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर ICP, ओके सब बढ़ा देगा। NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये पेन कम कर देगा एक हिसाब से। और ये ई से एक्सीलेंट ब्रोंकोडाइलेटर है, प्रिफर्ड इन अस्थमा एंड COPD। देखो ये पूरे वो 3 पॉइंट थे, रिपीट टॉपिक है। अब याद कर लेना, वहाँ ना देखो हाइल्ड है एकदम से, वो कीटामाइन, थियोपेंटोन, हेलोथेन, ये सब कुछ ये एनेस्थीसिया में कवर होता है। ओके, रिपीट टॉपिक। तो 7वां देखते हैं, 65 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड विद ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन विथ अर्जिंग, ही वाज स्टार्टेड प्राजोसिन थेरेपी बट द पेशेंट, रिपीट टॉपिक है, बट द पेशेंट डेवलप पोस्चरल हाइपरटेंशन। ठीक है, समझ गए ना, अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेटर अल्टरनेटिव ड्रग फॉर द पेशेंट। पहले ही इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर प्राजोसिन देते हैं BPH में, बिनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में, अगर वो बताया कंडीशन उसने, देखो ड्रिबलिंग यूरिन विथ अर्जेंसी, ओके, मतलब उसका ग्लैंड बढ़ गई इसलिए वो पेशाब नहीं कर पा रहा आदमी ढंग से, ओल्ड एज है, तो प्राजोसिन देखते हैं तो पोस्टल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो अभी मैं इसका फंक्शन समझाता हूँ। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि अब प्राजोसिन की जगह टैमसुलोसिन देने लगे हैं, ओके, यूरिमैक्स वगैरह जो टैबलेट आती है। तो अब देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो गई, यूरेथ्रा दब जाता है, तो ये अल्फा एगोनिस्ट हैं, यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। अगर अल्फ़ा एगोनिस्ट देंगे तो यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि अल्फ़ा A1 दो होते हैं, अल्फ़ा A1B, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में पाया जाता है, अल्फ़ा 1B ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ओके। तो अब प्राजोसिन देखो, यहाँ पे प्राजोसिन क्या करता है, इट इज़ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर, सो इट ब्लॉक्स बोथ अल्फ़ा 1A एंड अल्फ़ा 1B। सो अल्फ़ा 1 ट्रीट्स द प्रॉब्लम बट अल्फ़ा 1B कॉज वैसोडाइलेशन, मतलब वैसोडाइलेट हो जाएंगी तो हाइपोटेंशन होगा, सो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी लकर। बट अब टैमसुलोसिन में और सिलोडोसिन है जो, दे ओनली ब्लॉक अल्फ़ा 1A, मतलब यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट वो होगा, डायलेट होगा, बट नॉट अल्फ़ा 1 को ब्लॉक नहीं करेगा, सो पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं होगा। ये पहले में भी एक्सप्लेन किया हूँ, तो ये भी रिपीट टॉपिक था, ओके, लिख दिया हूँ मैंने, ओके। चलिए आगे, अब देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये एक हिसाब से गायनी को छू रहा है, ठीक है ना, बट ड्रग की बात हो रही है, तो फार्मा और में, क्योंकि हर सब्जेक्ट के जो ड्रग होंगे वो फार्मा ही में आएंगे, ओके। तो यहाँ पे पूछा गया सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ओके। तो आंसर है इसका टेमोक्सिफेन, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन कि सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, उसको शॉर्ट में बोलते हैं SERM, ओके। ये दे आर नॉट एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एवरीवेयर, ओके। एक दूसरे के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट नहीं रहते हैं। तो SERM में क्या देखा गया है, ड्रग्स टेमोक्सिफेन, डोलोक्सिफेन, ये ब्रेस्ट कैंसर में दिए जाते हैं, ओके। ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, मतलब रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर दिया जाता है एस्ट्रोजन के लिए। दूसरा ड्रग रेलॉक्सिफेन, ये ऑस्टियोपोरोसिस में दिया जाता है। ये देखो, ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन अब बन सकते हैं इस टॉपिक से। अब ये है जो थर्ड क्लोमिफिन साइट्रेट, ये ओवल्यूशन इंड्यूसर, ओके, उसमें देते हैं ये बड़ा फेमस है वो PCOD वगैरह में, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी में। और देखो ये भी यहीं पे कवर हो गया, सारी चीज़ें अपन कवर कर लेते हैं। मिफिप्रिस्टोन सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, देखा, मतलब सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का भी हमने सारा कुछ कर लिया। अब सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की अगर इतने में खेलेंगे तो हम कवर कर लेंगे, ओके। SPRM में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं और एबॉर्शन में दिया जाता है, मिफेप्रिस्टोन वगैरह एबॉर्शन में, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये टेमोक्सिफेन, ओके। दिस इज़ न्यू टॉपिक मान लो, ठीक है, बट एक्सपेक्टेड है। अब नेक्स्ट टाइम आने की इसकी संभावना है। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या हो गया, विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। पहले वीडियो से चिल्लाता रहा हूँ एंटी कैंसर के बारे में, सब कुछ रटना है, कैंसर के ड्रग। अब ये सेम रिपीट क्वेश्चन है, देखो ये रिटुक्सीमैब तब से रटवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ओके। तो M यहाँ से ले लिया, A यहाँ से ले लिया, B, MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, रिटोक्सीमैब, मतलब ये मैब आ गया ना लास्ट में, और ये मैब इनसे निकल के आ गया। ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में दिया जाता है। डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, पीछे आया है, देखना जाके, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, देख लो कैसे हो रहे हैं। 10वां, ए न्यू ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट आफ्टर विच फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। पीछे जाके चेक करना, ये सारे मैंने बोला था वैक्सीनेशन में 4 फेज होते हैं, रिपीट टॉपिक, ठीक है। मैंने बोला था आगे कहीं ये पूछ सकते हैं कि मार्केट में ड्रग कौन से फेज़ के बाद आएगा, तो 3rd फेज़ में आएगा। वहाँ पे भी मैंने ये पूरी चार्ट दिखाई थी आपको,
ठीक है, कि फेज़ 1 में हेल्दी पेशेंट लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक चेक करते हैं, सेफ्टी चेक करते हैं और ये चेक करते हैं क्या, मैक्सिमम टोलरेबल डोज, बट इफिकेसी फर्स्ट फेज़ में नहीं चेक करते हैं। फेज़ सेकंड में क्या होता है, पेशेंट कम रहते हैं। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे पेशेंट आते हैं, 20 से 200 पेशेंट रहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इफिकेसी चेक होती है और सेफ्टी। ओके, थर्ड फेज़ में क्या होते हैं, अप टू 5000 पेशेंट लिए जाते हैं, यहाँ पे इफिकेसी कन्फर्म हो जाती है। अब फेज़ थर्ड के बाद कम्स इन मार्केट, ड्रग्स कम्स इन मार्केट। फेज़ 4 में अब कहीं इन 4 में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब पोस्ट मार्केट सर्विलेंस होगा, हियर रेयर इफेक्ट आर सीन। ओके, तो इसका आंसर थर्ड हो गया, रिपीट एकदम देख लो, ठीक है। अब ये जैसे 11वां नंबर क्वेश्चन ये न्यू था। ओके, ये न्यू एक हिसाब से, आइडेंटिफाई द मिसिंग सब्सटेंस एक्स मार्क इन द बॉक्स गिवन डायग्राम। ये देखो, ये वहाँ पे बढ़िया सा वो दे रखा था, डायग्राम दे रखा था, ये मैंने अपने हाथ से बनाया, पिक्टोरियल समझो कि ये जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर दे रखा था। अपन वो पढ़ते हैं ना सेल बायोलॉजी वगैरह में ये सब आता है। तो ये जी प्रोटीन का है कि जब कोई भी जैसे एगोनिस्ट या कुछ भी ऐसा ड्रग देते हैं तो ये जब यहाँ पे रिसेप्टर में आके जुड़ेगा तो ये अल्फ़ा बीटा गामा और जीडीपी यहाँ पे जुड़ी रहती है और ये तीनों यूनिट्स एक साथ रहती इनएक्टिव फेज़ में। जी प्रोटीन की बात कर रहे हैं और 7 इस तरह की ये यहाँ पे वो रहते हैं इनके हेलिकल्स। ओके, तो अब ये जी प्रोटीन में क्या होता है कि जब कोई भी ड्रग आके यहाँ पे जुड़ता है तो अल्फ़ा सब यूनिट अलग हो जाती है, अल्फ़ा के साथ ये जीटीपी चालू हो जाता है, फिर ये एटीपी कन्वर्ट होके साइक्लिक एएमपी है। यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या है ये एक्स, तो ये साइक्लिक एएमपी है, प्रोटीन काइनेज ए, और जैसे ही एक्शन हो जाता है तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जीडीपी बन जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक एएमपी था, ये न्यू टॉपिक था। ठीक है, अगर नॉलेज होगी तभी क्रैक होगा, बट अब आ गया है ना, आगे आने की संभावना है। देखो उस बार ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने, ये नए क्वेश्चन थे। हालांकि विटामिन के सारे विटामिन जो भी हैं ये पहले से ही हाइल्ड हैं, तो विटामिन के की साइकिल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था 12 नंबर का। इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द जेड मार्क्ड बाय एरो। देखो ये नए इमेज घुसेड़ी थी फार्मा में भी, पूछा था कि ये जेड क्या है। तो सिंपल सा आप देख लो कि ये जो विटामिन के की साइकिल है ये क्या करते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। पढ़ोगे जो कोगुलेशन वाले टॉपिक में बोला था, एंटी कोगुलेशन, वो जो पूरा कोगुलेशन के पूरा वो 12 से लेके वो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है, इनएक्टिव फेज़ में ये रहते हैं, ये एक्टिव में हो जाएंगे तो कोगुलेशन होंगे, और ऐसे विटामिन के में हेल्प होता है कि ये रिड्यूस्ड विटामिन के होगा, O2 CO2 जुड़ेगा तो ये गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज ये कन्वर्ट कर देगा एक्टिव में। अब ये पूछ रहा था यहाँ पे जेड क्या है, तो बीटा के रिडक्टेज को रोक देगा कौन, वारफेरिन और डिक्यूमेरोल। ये 2 ड्रग होते हैं कि साइकिल को रोक देते हैं, मतलब कोगुलेशन रुक जाएगा। तो ऑप्शन में इस बार देखो डिक्यूमेरोल है, और नेक्स्ट टाइम वारफेरिन भी दे देंगे तो वारफेरिन भी इसका आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट अब आया तो अब आगे आने की संभावना है। क्लोपिडोग्रेल एंटीप्लेटलेट ड्रग है, हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, एल्टीपेज क्या है, थ्रोम्बोटिक ड्रग। ये मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जितने भी एंटीकोगुलेंट हैं, थ्रोम्बोटिक ड्रग हैं, ये सारे हाइल्ड है। ये वाला टॉपिक उसका कोगुलेशन वाला बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेसिव फाइटेट्स इनटेक इन डाइट में लीड टू द डिफिशियंसी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है। ठीक है, कि मतलब अगर एक्सेसिव फाइटेट्स मतलब जैसे ज़्यादा प्लांट्स, ये जो हर्ब्स अपन खाते हैं जो वेजिटेबल्स, तो उसके खाने से क्या होगा, कौन सी डिफिशियंसी हो जाएगी, तो आयरन एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। आयरन वाला बहुत हाइल्ड चीज़ है। दे इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन, कौन कौन करते हैं, फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स एंड टेनेट्स। ओके, सब्सटेंस हेल्प टू, ये आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, ये अभी पूछा था ये लास्ट टाइम। ओके, और HCl। तो ये हो गए, ये भी रिपीट टॉपिक था, एक्सपेक्टेड टॉपिक था। मूव करते हैं आगे। अब देखो ये 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बीटा ब्लॉकर, रिपीट टॉपिक, पहले से बोलता रहा हूँ। बीटा ब्लॉकर का सब कुछ याद रखना है अच्छे से, हार्ट के सारे ड्रग। ओके, बीटा ब्लॉकर अवॉइडेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। देखो वहाँ पे मैं एक जगह ये सेम चीज़ें लिखा हूँ, वहाँ पे जाके चेक करना, विश्वास ना हो कि बीटा ब्लॉकर आर अवॉइडेड। मैंने बोला था, सर ने बोला था कि ABCD में हम नहीं देते हैं,
एवॉइडेड हैं, ठीक है। अस्थमा में COPD में नहीं देना है, बी बीटा ब्लॉक में नहीं देना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि बीटा ब्लॉक में हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे C और D, ये CHF में नहीं देना है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में नहीं देना। देखो तो अब ये एक्सेप्ट पूछा था कि सब में अवॉइडेड है एक्सेप्ट, तो ग्लूकोमा में बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। ओके डन। रिपीट टॉपिक, ओके रिपीट, देख लो यार कितने रिपीट हो जाते हैं अगर बुद्धि लगा के पढ़ा जाए तो। 22 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट 8 आवर आफ्टर सेक्सुअल असल्ट, इट इज़ 13th डे ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव शुड बी प्रिस्क्राइब टू हर। मतलब एक 22 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट 8 घंटे बाद आती है, उसके साथ रेप टाइप हुआ, ठीक है। अब वो 13th डे की साइकिल में थी, मतलब प्रेग्नेंट होने के चांस बन रहे हैं, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कौन सा है, तो डायरेक्ट लीवोनार्ग्रेस्टिल 1.5 mg देंगे सिंगल टैबलेट। ये क्या रहते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, ओके। जो वो ड्रग का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, IPL वगैरह जो आती ना, वो ये इसमें वो रहता है लीवोनार्ग्रेस्टिल 1.5 ग्राम। अब ये डैम्पा नहीं दिया जाएगा, स्लो एक्शन रहता है। अब OCP तो नहीं स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट साइकिल में, मान लो अभी प्रेग्नेंट हो गई, अब नेक्स्ट साइकिल से कैसे वेट करोगे। और मीजोप्रोस्टल दे नहीं सकते क्योंकि अभी हम एबॉर्शन क्या, अभी तो प्रेगनेंसी हमें हटाना है, वो तो एबॉर्शन जब बेबी बन जाएगा तब की बात है ना, ऐसा लॉजिक भी लगाना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग फीचर आफ्टर क्रोनिक इनटेक ऑफ ड्रग फॉर सेवरल ईयर्स, विच ऑफ द लाइकली। देखो सीधा सीधा रिपीट क्वेश्चन है ये, उसमें लास्ट टाइम वो ऐसा पूछ रहे थे कि अब यहाँ पे इमेज भी दे रखी थी, कुशिंग सिंड्रोम है, उसको मून फेज में पहलो, हम तो सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि स्टेरॉइड चल रही थी। अभी तक लास्ट में कैसा पूछा था कि एक पेशेंट है, उसको 10 साल से कोई ऐसा ड्रग चल रहा है तो क्या होगा, ओरल, और इसमें पूछ रहा था वो आई ड्रॉप वाला, तो उसी रिपीट टॉपिक का है ये, ठीक है ना। प्रेडनिसोलोन मतलब स्टेरॉइड चल रहा था इसको, इसलिए इसको कुशिंग सिंड्रोम, पेशेंट मोटा हो गया। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे गाइज। ये हमारा पार्ट 7 हो गया। अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो डर है सबके अंदर बैठ गया है कि क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते हैं। भाई एक्सपेक्टेड टॉपिक क्वेश्चन उसी रेंज में पूछेंगे यार, बहुत बड़े सिलेबस हैं। इवन सब, अब मुझे ही कोई बोल दिया जाए कि फार्मेसी पेपर बनाओ तो मैं ऊल जलूल टॉपिक नहीं उठाऊंगा, वही टॉपिक उठाऊंगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर की चीज़ें, जनरल जो हैं, है ना। अब मैं तो बुक लेके बैठ नहीं रहा कि 24 घंटा पढ़ रहा, तो ये बात समझो इसको कि हर पेपर में बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ R लिखा है तो देखो कैसे पेपर रिपीट हो रहे हैं। हाँ, अपना जो आप बेसिक पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। ये जो सीरीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये आपको बोनस दे के जाएगा और पास कराने में बहुत हेल्प करेगा। वो जो आप पढ़ रहे हो तो आप डॉक्टर बन रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने पढ़ा था, अब मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर से वो चीज़ें निकल रही हैं, है ना, वो हेल्प कर रही हैं मुझे, पेशेंट भी देखने में हर चीज़ समझ में आती है। और ये क्या है, अभी जैसे बहुत लोग ये 50% के खेल में अटके हुए हैं, ओके, उनकी लाइफ स्टार्ट नहीं हो पा रही, बहुत डिप्रेशन में है, परेशान हैं, तो वो लोग इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। पहले पास हो यार तुम लोग, है ना। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, है ना, लोगों का डर ख़त्म हो कि वो आसानी से पास हो सके।